नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। सीबीआई ने हाथरस केस में 14 सितंबर को दलित युवती के साथ हुई कथित सामूहिक बलात्कार की घटना की जांच अपने हाथ में ले ली है और इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता की सामूहिक बलात्कार और हत्या से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इससे पहले मृतका के भाई की शिकायत पर हाथरस जिले के चंदपा थाने में इस घटना के संबंध में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जब सियासत हुई, सुर्खियों में आया, कई तरह के पेच इस मामले में दिखे, उतार चढ़ाव दिखे, उसके बाद से ही लगातार मांग की जा रही थी विपक्ष की तरफ से भी और आम लोगों की तरफ से भी कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि तस्वीर एकदम साफ हो। अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और उम्मीद है कि जल्द मामला साफ होगा। तो हाथरस मामले पे खूब सियासत भी हुई, खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब तक जारी है। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठे उत्तर प्रदेश में और अब इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई करेगी, क्योंकि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। और यूपी में कोरोना का असर कम हो रहा है, जिसमें कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। ये अच्छी बात है। और एक दिन में कोरोना के 3,348 नए मामले आए, जबकि प्रदेश में 24 घंटों में 3,417 लोग रिकवर हुए। और इसी को लेकर अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौजूदा वक्त में क्या हालात हैं और उससे निपटने की सरकार की क्या तैयारी है, प्रशासन कितना तैयार है, इस बारे में उन्होंने जानकारी दी। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 3,348 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में 3,417 लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। तो इस प्रकार पिछले 24 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो हमारे एक्टिव केसेस हैं उनमें कमी आ रही है और जो नए संक्रमण आ रहे हैं उनसे ज़्यादा लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या घट कर के 40,019 हो गई है। ये 17 सितंबर को 68,265 थी, 68,235 थी और ये आज 40,019 रह गई है। तो पिछले 24 दिनों में 28,000 से ज़्यादा केसेस कम हुए हैं, एक्टिव केसेस। अब तक प्रदेश में संक्रमण के पश्चात 3,90,566 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। तो अब प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 89.37% हो गया है। 89.37% रिकवरी रेट है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 6,394 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। जैसे कि हमने देखा कि जो संक्रमण की संख्या है उसमें गिरावट शुरू हुई है, वैसे ही अब पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा प्रदेश में कि जो संक्रमण से प्रतिदिन जो मृत्यु हो रही थी उसकी संख्या में भी काफ़ी गिरावट आई है। सैंपल्स की टेस्टिंग लगातार प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो रही है और कल आरटीपीसीआर के सैंपल्स की टेस्टिंग में जो हमारे सरकारी लेबोरेटरीज़ हैं उन लोगों ने एक नया बेंचमार्क इस्टेब्लिश किया। पहली बार प्रदेश में सरकारी प्रयोगशालाओं में आरटीपीसीआर से 63,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए। 24 घंटे में कुल मिलाकर के 1,72,726 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 1,98,98,777 118,98,777 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जो कुल हमारे एक्टिव केस हैं 40,019, इनमें से 18,167 होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग कर रहे हैं। 3,250 संक्रमित व्यक्ति निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी मरीज
जो सरकारी व्यवस्था L1, L2, L3 की है वहां निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 5 सैंपल के 3182 पूल लगाए गए थे और 268 में पॉजिटिविटी देखी गई, 10 सैंपल के 800 गए और 36 में पॉजिटिविटी देखी गई। संक्रमण से बचने के आसान तरीके हैं और वो आप सब जानते हैं, लेकिन बार बार दोहराना इसलिए आवश्यक है कि इस बात पर हमें ध्यान रहे, हम भूल न जाएं और हम जो उसके लिए एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो संक्रमण से बचने के तरीके हैं, बचाव के तरीके हैं, उनका हम लगातार उपयोग करते रहें, पालन करते रहें। एक तो अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। जो संक्रमण का तरीका है शरीर के अंदर जाने का, एक बहुत बड़ा रास्ता आपका हाथ है, क्योंकि जब आप हाथ से संक्रमित सतहों को छूते हैं और फिर जब आप अपने हाथ से अपने मुंह, नाक, आंख को छूते हैं तो संक्रमण आपके शरीर के भीतर जाता है। इसी प्रकार से जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, क्योंकि 80% लोग लक्षण विहीन होते हैं, तो ऐसे में ये पता नहीं होता कि जिससे आप मिल रहे हैं वो संक्रमित है या नहीं है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलिए तो आप उससे अभिवादन करें तो नमस्ते करिए, हाथ मत मिलाइए। अगर आप हाथ मिलाएंगे तो फिर अगर वो व्यक्ति संक्रमित है तो आपके हाथ में संक्रमण आएगा और फिर संक्रमण आपके मुंह, नाक, आंख के रास्ते आपके शरीर के अंदर जाएगा। तो हाथ मत मिलाइए, नमस्ते करके अभिवादन करिए और हाथ को बार बार अगर आप साफ करते रहेंगे साबुन पानी से, और कम से कम जब भी साफ करिए तो 30-40 सेकंड तक साफ करिए, जिससे कि आपके हाथ से वायरस पूरी तरह समाप्त हो जाए। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन उसको ढक के रखिए। जब भी आप सार्वजनिक स्थलों पर जाएं तो मुंह और नाक को ढक कर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। अगर आप इन तरीकों का 3 तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाती है। और इसके साथ साथ अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए और इसके लिए योग करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, जिससे कि आपका जो श्वसन तंत्र है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो उससे मजबूत होता है और ये बीमारी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अटैक करती है। साथ में कुछ चीज़ें और आप प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ले सकते हैं, जैसे तुलसी दल, काली मिर्च, अदरक का काढ़ा है, उसका सेवन करिए, नीम की पत्तियों का सेवन करिए, अजवाइन के अर्क का सेवन करिए, गर्म पानी का सेवन करिए। और एक बहुत अच्छी चीज़ आप कर सकते हैं, वो है स्टीम इनहेलेशन। भाप जो होता है गर्म पानी का, उसमें सांस लीजिए, उसको अपने अंदर जाने दीजिए। अगर आप स्टीम को इनहेल करेंगे तो आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका बड़ा उस पर फायदा होता है। जो लोग खास करके जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उनको भी इसे करना चाहिए। स्टीम इनहेल करेंगे तो आपको इससे आराम भी मिलेगा और आप जल्दी स्वस्थ भी होंगे। हाथरस की घटना को लेकर सीएम योगी विपक्ष के निशाने पर हैं और विपक्ष पर विभाजन का आरोप उन्होंने लगाया था और जहां प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने पलटवार किया है। सुनील सिंह साजन के सीएम का यह बयान पक्ष के डीएनए में विभाजन है, शर्मसार करने वाला है। सुनील साजन ने कहा कि योगी जी डीएनए टेस्ट कराकर देखिए, आपके डीएनए में नफरत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान कि विपक्ष के डीएनए में विभाजन है, शर्मसार करने वाला है। अरे योगी जी, आप अपने डीएनए टेस्ट करा के देखिए, आपके डीएनए में नफरत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में नफरत है और विभाजन की बात आप कर रहे हैं। आप अपने वैचारिक काकाओं के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते उनका इतिहास? आपके वैचारिक काका आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे, अंग्रेजों के मददगार थे, क्रांतिकारियों के खिलाफ बयान दिए हैं। आप अपने आप को कह रहे हैं कि हम देश प्रेमी हैं, बाकी सब विभाजनकारी हैं। आप अपना डीएनए टेस्ट कराइए, नफरत के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक साधु पर हमला, ये अपने आप में दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश में न बहन बेटियां सुरक्षित हैं, न व्यापारी सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश के मुखिया संत अपने आप को कहते हैं
और उनके रहते उत्तर प्रदेश में लगातार साधुओं की हत्याएं हो रही हैं। फिर गोंडा में जिस तरीके से साधु पर हमला हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में एक सिलसिला जारी हो गया है कि एक जात विशेष के लोगों पर हत्या करना, उनकी जमीन कब्जा करना, उनको बेइज्जत करना, एक जात विशेष के लोगों का तांडव उत्तर प्रदेश में चल रहा है और ये सब कुछ योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और राजस्थान के करौली में मंदिर के पुजारी की हत्या मामले की अयोध्या के संतों ने कड़ी निंदा की। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने सरकार से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। साथ ही राजू दास ने हनुमानगढ़ी में धरना भी दिया। बताया जा रहा है कि यह विवाद जमीन को लेकर था, जिसमें आरोप लगाया गया कि दबंगों ने जमीन पर कब्जा करने को लेकर पुजारी को जलाकर मार दिया। तो 4 लोग हत्या होती, उस पर किसी ने जबान तक नहीं खोला। उसके बाद देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने जिस एक निसहाय गरीब ब्राह्मण साधु की पेट्रोल डालकर लोगों ने आग लगा दिया। उसके बाद सरकार ने न्याय उचित कोई कार्रवाई भी नहीं किया। अभी जो 4 लोग बचे उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई और उनके परिवार के लोग लाश को रखकर और धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग है केंद्र सरकार से और राजस्थान सरकार से कि उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। क्यों दिया जाए? क्योंकि 6 बेटियां हैं और 1 मानसिक विकलांग बेटे हैं, जिसका भरण पोषण वो गरीब ब्राह्मण, गरीब साधु भीख मांगकर करता था। अब वो नहीं रहे, उसका लालन पालन और उसका भरण पोषण का काम कौन देखेगा? इसके नाते सरकार से मांग है हमारी 1 करोड़ रुपया और उसको न्याय उचित जो भी हो सके सुख सुविधा मुहैया कराया जाए। नहीं तो ऐसा नहीं होता तो 24 घंटे के अंदर हम अनशन पर बैठेंगे। अयोध्या हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास। और जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर समाजवादी पार्टी ने गोमती नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं देवरिया में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल कांग्रेस ने देवरिया सदर से मुकुंद भास्कर की उम्मीदवार बनाया है, जिससे महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर इसे लेकर हंगामा किया और कांग्रेस कार्यालय में बैठक कर रहे राष्ट्रीय सचिव सचिन नायक पर तारा देवी नाम की महिला ने ऐसा आरोप है कि गुलदस्ता फेंक दिया, जिसके बाद वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला की पिटाई कर दी और यह हंगामा काफी देर तक यूं ही चलता रहा। और रामपुर के डीएम एक किसान के रूप में नजर आए, जहां जिलाधिकारी ने किसान के भेष में बिलासपुर मंडी में धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां उनको काफी कमियां भी पाई गई। जिलाधिकारी ने धान क्रय केंद्र के कर्मचारियों को फटकार लगाई और 2 क्रय केंद्र पर कार्रवाई के भी आदेश दिए। इस दौरान जैसे ही मंडी में जिलाधिकारी के छापे की सूचना मिली, मंडी में हड़कंप मच गया। धान खरीद शुरू हो चुकी है और हमारे सभी केंद्र ऑनलाइन हो चुके हैं और उसके बाद लगभग सभी केंद्रों पर खरीद भी शुरू हो चुकी है। कुछ शिकायतें आ रही थी कुछ एक केंद्रों की, खासतौर से हमारी मंडियों की। एक शिकायत पे हमने कुछ समय पहले मिलक मंडी पे बाहर जो खरीद हो रही थी उसको उनके ऊपर जुर्माना लगवाया और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इसके बावजूद अभी भी किसानों की शिकायत ये थी कि उनसे 1100 से लेकर 1400 के बीच में खरीद की जा रही है। तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी था कि जब हम सरकारी खरीद में इतना दे रहे हैं, हर तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है। कन्नौज के तिरवा कोतवाली में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया, जहां युवती को घर छोड़ने के बहाने 2 युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और सुनसान जगह पर जाकर उसके साथ मानियत की। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। दुकान से घर जा रहे थे तो हमने कहा लाओ सब्जी ले लें अपने घर वालों के लिए। तो हम सब्जी लेकर जा रहे थे, यहाँ से क्या बोलते हैं जहाँ नई बाज़ार लगती है वहाँ पे जा रहे थे सब्जी लेने के लिए। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, हम इधर से आ रहे थे। तो ये बोला दीदी कहाँ जा रही हो? हमने कहा कहीं नहीं। बोले कि हमें जानती हो? हमने कहा हाँ जानते हैं।
तो हम कहने लगा कि हम वही नए नंबर पे तुमसे दीदी दीदी करके बात करते रहते हैं। हमने कहा हाँ करते तो हो, ये वही हैं। हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा अच्छा तुम जहाँ जा रहे हो जाओ, हम अपने घर पे जा रहे हैं। अलीगढ़ के गंगीरी थाना क्षेत्र के मामला है, जहां एक युवती देर रात जंगल में शौच के लिए गई थी, लेकिन वो घर पर वापस नहीं आई। तो परिजनों ने युवती की तलाश शुरू की। परिजनों को घर से 500 मीटर की दूरी पर खून से सना हुआ एक गमछा बरामद हुआ है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, अब जांच कर रही है। खबर गोंडा से है, जहां युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। मृतक के पिता ने गांव के 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। कोतवाली देहात के अंतर्गत खमरिया हरिवंश गांव में आज एक 18 वर्षीय युवक रामपाल की हत्या कर दी गई है। और इसके पिता का आरोप है कि गांव के ही 2 युवकों ने, जब ये चारा लेने गया था उनका लड़का रामपाल, तो वहाँ खेत में, गन्ने के खेत में इसकी जो है हत्या कर दी है। इस सूचना पर अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है और घटनास्थल का निरीक्षण करके पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके की रहने वाली लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट से MBBS कर रही छात्रा ने अपने ही सहपाठी पर गुमराह करते हुए बलात्कार कर वीडियो बनाने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने SSP से की। पीड़िता का कहना है कि पुलिस इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। उसने कहा कि उसे इंसाफ चाहिए, वरना वो आत्महत्या कर लेंगी। मैं अपने साथ जबरदस्ती की शिकायत लेकर आई थी यहाँ। शुभम पटेल IPS ने अपने स्टैनो की हरकत छुपाने के लिए मेरा फोन छीन के रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है सर। पिछले 20 दिन से मैं ये एप्लीकेशन लेकर आती हूँ और चली जाती हूँ। उल्टा बदतमीजी ये की जाती है कि स्टे तो उतार दो, ये ड्रेस नहीं पहन के जाते हैं, ये नहीं करते सर, घंटों में ढालते और चले जाते हैं, सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश करते हैं। जिससे बोलो सर कोई मेरी एप्लीकेशन नहीं लिख रहा। कभी मंडे का टाइम देते, कभी संडे का। सर वो लड़का आता है तो झूठी मेरे पर कार्रवाई। औरैया जनपद के बेला थाना क्षेत्र में एक जिम सेंटर के बाहर सांड की फाइट देखने को मिली, जिसमें सांड लड़ते लड़ते जिम सेंटर में घुस गए और जिम सेंटर तहस नहस हो गया। गनीमत यह रही कि जिम सेंटर में किसी को चोट नहीं आई। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये खौफनाक तस्वीर। जो बाहर सांड आपस में लड़ रहे थे, वो कैसे जिम का शीशा तोड़ते हुए भीतर घुस आए। तो औरैया से ये तस्वीरें हैं, जहां कैसे सांडों की लड़ाई जिम के भीतर तक पहुंच गई। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के बीमानगर में ऑटो पार्ट्स और अन्य सामान की 3 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाते हुए रात के अंधेरे में धावा बोल दिया और दुकान में छत काटकर अंदर घुसे और सामान पर और नकदी पर हाथ साफ करते हुए फरार हो गए। पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, अब जांच कर रही है, चोरों की तलाश कर रही है। मेरा मोहम्मद सुल्तान भाई क्या हुआ है यहाँ? मैं कल 11 बजे दुकान बंद करके गया था घर पे। तो यहाँ पे कल मैं मतलब एक मिस्त्री का फोन पहुंचा मेरे पास सुबह। तो मैं यहाँ से घबराते हुए एकदम आया उसको सामान देने। तो यहाँ देखा तो दुकान टूटी पड़ी है, तमाम दुकान से सारा माल गया है और सारी पट्टियाँ ऊपर से काटी हैं। किस तरह से चोरी हुई है? ये ऊपर चढ़ गया, पट्टियाँ काट के पट्टे सारे जो पट्टे थे वो चोर ले गई और पीतल के जो कट्टे थे वो ले गए और कोई कैश था 40,000 रुपये के आसपास, वो चले गया। इससे गए 24,000 के लूट एक के 500 के और बाकी परसों की दुकानदारी थी। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपका? लगभग 2-2.5 लाख रुपये नुकसान। तो कितनी दुकानों में चोरी की हुई है? ये 3 दुकानों में हुई है। एक है फैजान भाई की दुकान, जावेद भाई की दुकान, और एक है टोनी भाई की दुकान। जिससे गए इनकी दुकान पर नहीं हो पाई, वो बीच में रैक आ गई, रैक के चक्कर में चोरी नहीं कर पाए और यहाँ इनका दाव लग गया, यहाँ से चोरी कर ली, यहाँ पट्टियाँ काट ली।